नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कुल 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से रहेगा और 20 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से रहेगा। यदि आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो जो है वो मैक्सिको की मुद्रा है। बाकी हम इटली की बात करें तो इटली का मुद्रा यूरो है। दक्षिण कोरिया का मुद्रा आपका वान है और जापान के मुद्रा येन है। यदि हम राजधानी की बात करें तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, इटली की राजधानी रोम है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और जापान की राजधानी टोक्यो है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो मैक्सिको देश की मुद्रा है। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन है? तो भारत के यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। अभी तक से 6 देशों ने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है, जो नेपाल, उसके बाद भूटान है, यूएई है, फ्रांस है, सिंगापुर है और श्रीलंका है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारतीय फिल्म कि किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? तो नाटू नाटू गाना ने, ठीक ना, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन पुरस्कार 2023 का जीता है। ये गाना जो है आरआरआर, जिससे एस.एस. राजामौली के निर्देशन में बनाया गया है, आरआरआर मूवी का गाना नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? तो बांग्लादेश को करेगा। ठीक है, यदि बात करें हम लोग मैत्री पाइपलाइन की तो इसकी कुल लेंथ है 130 किलोमीटर, जो 6 किलोमीटर जिसमें से इंडिया में है और बाकी के जो 124 किलोमीटर है वो आपको बांग्लादेश में है। तो याद रखिएगा कि भारत जो है मैत्री पाइपलाइन के माध्यम से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मैतई किस राज्य की भाषा है? तो जो मैतई है ये मणिपुर की भाषा है। मणिपुर में मेनली 2 जनजातियाँ पाई जाती है, मैतई और कुकी। ठीक है, तो जो मैतई है वो मणिपुर की राज्य की भाषा है। मणिपुर की बात करें तो वहाँ का भी जो मुख्यमंत्री हैं वो एन बीरेन सिंह हैं और वहाँ का जो राज्यपाल है वो अनसुईया उइके है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो है ये उत्तराखंड के रानीखेत में विकसित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, तो ये झेलम नदी के किनारे लड़ी थी। झेलम को पहले बितस्ता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे, जिसमें पोरस की हार हो गई थी। परंतु पोरस की वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया था। ये जो युद्ध हुआ था 226 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी, ठीक है, याद रखिएगा, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, झेलम के किनारे, यानी बितस्ता का युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? तो स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई है, जिसे देखने को भी मिलता है। जैसे कुतुब मीनार है, जिसका नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु उसे पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाज़ा जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था और 2.5 दिन की झोपड़ी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। ठीक है, यदि हम बाजीराव प्रथम की बात करें तो बाजीराव प्रथम पहला पेशवा था जिन्होंने 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर ने, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। कब किया था? तो 1904 में किया था। तो इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो छात्र चौधरी रहमत था, इसने 1933 में
पाकिस्तान नाम गढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था, तो चौधरी रहमत अली ने, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था। तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत जो था वो अवनींद्रनाथ ठाकुर था। ठीक है, तो यदि हम लोग अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात करें तो इनको मेनली भारत माता पेंटिंग के लिए जाना जाता है। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत माता पेंटिंग किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था आपका अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। कब बनवाया था, तो इन्होंने 1905 में बनाया था। सॉरी, कब बनाया था, 1905 में बनाया था। तो याद रखिएगा कि कला की बंगाली शैली का अग्रदूत कौन था, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वां स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान पे रूस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में विषम पाद का पता लगाएं, यानी कह रहा है कि चारों में से विषम कौन है। चारों में से जो विषम है वो आपका बालसोन है। बालसोन एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय भाग है। बाकी जो डेल्टा है, चाप झील है और विसर्पण है, ये सब सारे के सारे मैदानी भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कौन विषम पाद इसमें से कौन है, तो बालसोन है। बालसोन क्या है, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय भाग है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। विभ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, ये नदियाँ का विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है पूछ रहा है, तो वो है ईख। ईख रोपण फसल नहीं है। बाकी चाय हो गया, रबड़ हो गया, कहवा और कॉफ़ी हो गया, ये सब सारे के सारे रोपण फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में जो खनन किया जा रहा है वो हेमाटाइट का। हेमाटाइट क्या है, लोहा का एक अयस्क है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है नहीं वो है जीवाश्म से ऊर्जा। जीवाश्म से ऊर्जा जैसे कि आपको कोयला हो गया, ठीक है, आपको कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया और यूरेनियम हो गया, ये सब सारे के सारे जीवाश्मों से ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, बाकी आपका पवन ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब सारे के सारे आपको नवीकरणीय ऊर्जा का ये सब स्रोत है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है, तो जीवाश्मों से जो ऊर्जा होती है वो गैर नवीकरणीय का ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो जो नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है वो केंद्रीकरण नहीं है। बाकी उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया और भूमंडलीकरण हो गया, ये सब सारे के सारे नए आर्थिक सुधारों का अंग है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। तो मांग पैदा करने के लिए क्या ज़रूरत है, तो आय की ज़रूरत होता है। यदि आदमी की आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो इसलिए मांग पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आय की बढ़ोतरी। ठीक है, आय की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो वो जमशेदपुर जो है ये आपको निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया और बोकारो हो गया, ये सब सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। भिलाई और दुर्गापुर ये दोनों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। भिलाई जो है वो रसिया की सहायता से लगाया गया था और दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। बाकी बोकारो की बात करें तो बोकारो में आपको ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में लगाया गया था। कब लगाया गया था तो 1964 में। ठीक है, बोकारो भी रसिया की सहायता से लगाया गया था। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो जमशेदपुर हो जाएगा। तो 21 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो गुनार मिर्डाल ने प्रस्तुत किया था। इसकी एक पुस्तक है एशियन ड्रामा, ये भी याद रखिएगा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, गुनार मिर्डाल है। इसे कब प्रस्तुत किया गया था, तो 1978 में किया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान की अवधारणा लिया गया था।
तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल होता है वो आपको 1974 से लेकर के 1978 तक रहता है। ठीक है, ये पंचवर्षीय 1 वर्ष पूर्व ही यानी कि 4 वर्ष में ही समाप्त हो गई थी। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले यानी 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ने 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे अनवरत योजना के बारे में कह रहा है तो गुरनार मिडाल ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था 1978 में। तो 22 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी किसी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू ये तीनों संविधान सभा के हिस्सा थे। तो 23 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एक रीट, ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रीट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय द्वारा ही जारी किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये आर्टिकल 32 के तहत, ठीक ना, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। और हाई कोर्ट की बात करें यानी उच्च न्यायालय की बात करें तो 226, ठीक ना, आर्टिकल 226 यानी अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं दे रखा है, यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय दे रखा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो 24 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था नहीं है? संस्था है पूछ रहा है। ठीक है, तो वित्त आयोग, वित्त आयोग के संविधान के, ठीक ना, अनुच्छेद 280 में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में। तो इसे याद रखिएगा कि कौन सा एक संवैधानिक संस्थान है, तो वो वित्त आयोग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। यदि हम लोग 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 1992 में लाया गया था। ठीक है, इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद करिए रखिएगा कब इसे लागू किया गया था, तो 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन ये भी आता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। तो 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? तो वो देश है जर्मनी। जर्मनी पहला देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा की यदि हम लोग बात करें तो दूसरा चीन है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एशिया का प्रथम देश कौन है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है? तो उस केसेस में एशिया के कहें तो आपका चीन हो जाएगा। इसे ओवरऑल कहे तो जर्मनी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 1985 में किया गया था। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1985 में, यानी कि इसका आंसर 29 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, यानी कि 2.42%। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न देखेंगे। तो 31 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और ऊर्जा का मात्रक एसआई मात्रक कैलोरी होता है। तो क्वेश्चन 31 कह रहा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कि 31 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि परिदर्शी या पेरिस्कोप प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परिदर्शी या प्रकाश जो है ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, परिदर्शी या पेरिस्कोप जो है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 32 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रजत को दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस सुझाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का, ठीक ना। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और उत्तल लेंस को कन्वेक्स लेंस कहते हैं। तो 33 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दाब का ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ध्वनि का वेग के बारे में बात करें तो ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक ना। तो 332 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आया कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। दाब का ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि अपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है। तो प्रकाश का वेग जो है वो सदा समान रहता है अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार। अपेक्षिकता के सिद्धांत जो है इसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। तो इसे भी याद रखिएगा। यदि प्रकाश का वेग के बारे में बात करें तो प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ होता है, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रकाश का वेग। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। तो सबसे अधिक जो होती है वो चांदी की होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा। तो जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से यदि चांद पर ले जाते हैं हम लोग तो उसका द्रव्यमान समान रहता है, परंतु उसका भार जो है वो बदल जाता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार मान लीजिए कि 60 kg है, ठीक है। अगर यदि इस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका भार 1/6 हो जाता है, यानी कि इसका भार कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान तो सेम रहता है परंतु उसका भार बदल जाता है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है। तो न्यूक्लियन में हमको पता है कि प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या नहीं होता है, पॉजिट्रॉन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि बाज़ार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है। तो 18 कैरेट सोना में 18 भाग सोना होता है और 6 भाग अन्य धातु होता है। यदि शुद्ध सोना की बात करें तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो गोताखोर जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि रसोई की गैस एक मिश्रण है। तो रसोई का गैस किसका मिश्रण है, तो रसोई का जो गैस होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। रसोई गैस को एलपीजी यानी कि एलपीजी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, रसोई की गैस किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्नलिखित में से क्या होता है। तो क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु की चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो क्यूरी बिंदु तापमान पर धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। 42 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के किस भाग में होती हैं। तो खट्टे स्वाद के लिए जो हम लोग जब खट्टा स्वाद खाते हैं तो उसको कहाँ से हम लोग को महसूस होता है कि वो खट्टा है, तो जीभ के जो पार्श्व भाग यानी बगल का जो भाग होता है उस वहाँ पे कलिकाएँ जो कोशिकाएं जो पाई जाती है वो खट्टे स्वाद के बारे में जानकारी देती हैं। यदि हम लोग ये अग्र भाग में, ठीक ना, अगले वाले भाग में मीठा स्वाद का और पिछले वाला जो भाग होता है कड़वा या तीखा का आता है, ठीक है। तो 43 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो फलों का मधुर या मीठा स्वाद जो होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में रक्त की कमी को इस्कीमिया कहते हैं। 45 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जानवर की एक जाति के द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन सा है। तो ये जानवरों की एक जाति के द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रसायन जो होता है उससे फेरोमोन कहते हैं। तो 46 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। तो मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो डीपीटी का टीका यानी कि डिप्थीरिया, ठीक है, यानी कि रोहिणी, ठीक है, रोहिणी, डिप्थीरिया को रोहिणी बोला जाता है हिंदी में। तो आपका रोहिणी हो जाएगा, कुकुर खांसी हो जाएगा और टेटनस। ठीक है, इन सबसे रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो 48 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो 4% होती है। जब हम हवा को अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस को जब हम लोग अंदर लेते हैं तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो प्रतिशत होती है 0.03% होती है जब सांस लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पके हुए अंगूर में होते हैं, तो पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर डी हो जाएगा।